हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज अपन भाई सीएनएस से मुक्त हो चुके हैं। तो अब अपन एंडोक्राइन पे घुसते हैं। एंडोक्राइन बचता है और कीमोथेरेपी बचता है। ट्राई करते हैं कि भाई ये इस वीक तक के एंड हो जाए, है ना। 6 तारीख जैसा कि डेडलाइन, 6 तारीख से तो 2-3 दिन पहले एटलीस्ट खत्म करना पड़ेगा ना, तब तो हो पाएगी चीजें, है ना। सेकंड तो चालू करते हैं भाई। आई थिंक सब क्लियर है। एंडोक्राइन, और फटाफट देखते जाते हैं एंडोक्राइन के बारे में। तो सबसे पहले हार्मोन क्या होता है। देखो, ये चैप्टर ऐसा है, ये चैप्टर आपको मेजॉरिटी जो कंसेप्ट है वो आपके पहले से आपको आते हैं। अगर आपने ढंग से 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो नीट के टाइम पे, अगर नीट के टाइम पे नहीं तो आपने फिजियोलॉजी में जब आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, बहुत इजी होता है एक टाइम पे, और बहुत ज्यादा जितना इजी होता है उतना ही कुछ लोग को ये कंफ्यूजिंग लगता है, जबकि एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक होता है अगर आप सिर्फ हॉर्मोन्स की बातें करें, क्योंकि कहाँ से क्या निकल रहा है। मेमोरी आपको थोड़ी सी इसमें, जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। बाकी इसके जो ड्रग्स हैं, ठीक है, वो ड्रग्स थोड़े से कुछ कुछ आपको ट्रिकी हो सकते हैं कुछ, और कुछ इसमें ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसे एमपीएमएसयू, मेरे इधर से मैं बात करूँ तो भाई डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी चीज है जो कि आई थिंक हर पेपर में आती है। और अगर हर पेपर में नहीं आ रही है जैसे लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो अल्टरनेट ईयर्स में आती है। पर डायबिटीज इज मस्ट, कि डायबिटीज यहाँ पे आपको प्रॉपरली रटा होना चाहिए, डायबिटीज की ड्रग। ठीक है, तो वो पूरा इसमें आता है। बाकी कुछ जैसे कि, हाँ, ओसीपीज, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, एंड ये जो अपना कंट्रासेप्टिव मेजर्स वाला जो हिसाब किताब है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमेशा बार बार रिपीट होता आया है, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग पेपर्स में। फिर आता है एक क्वेश्चन जो कि मुझको लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा बहुत कॉमन नहीं है, पर वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो है अपने इससे रिलेटेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी तो इसी में आता है। ठीक है, कुछ जगह पे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में काफी रिपीट होता है, कुछ पेपर्स में ये बहुत ज्यादा वेटेज इसका नहीं है। पर अपन को इस तरह से पढ़ने की भाई अपन को सब कुछ आता है, क्योंकि यही चीज, यही वो इसके कंसेप्ट आपको बाद में भी काम आएंगे। जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर से मुझे अभी काम आ रहे हैं ये सब, फाइनल ईयर जैसे चालू हुआ तो ट्राई कर। तो जल्दी जल्दी देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो हार्मोन क्या होता है। सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड सेल इन स्पेसिफिक ग्लैंड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंस वेयर इट एक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू आपकी दूर हो सकती है, ठीक है, जैसे कि आपकी जो टारगेट टिश्यू है वो दूर है। जैसे पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से आपका थायराइड पे सिग्नल आ रहा है तो इतने डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, अपने पिट्यूटरी में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेसिफिक ग्लैंड, एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंस वेयर इट एक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू। तो ये ट्रांसपोर्ट किससे होगा भाई, ब्लड के थ्रू ही होगा ऑब्वियसली। टाइप ऑफ हार्मोन किस तरह के होते हैं, तो पेप्टाइड होते हैं जो प्रोटीन से डेरिवेटिव होते हैं, हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथायरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड्स, क्या बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, हाँ, जो अपने एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। कैटेकोलामीन्स, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। फिर अदर में आते हैं थायरोक्सिन T4, ट्राई आइडोथायरोनिन T3। साइट एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। तो अब कहाँ पे भाई इसका साइट एंड क्या मोड है। जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सम हार्मोन्स बाइंड विद द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर से कुछ हार्मोन बाइंड करते हैं, इंक्रीज करते हैं CAMP कॉन्सेंट्रेशन। और ये CAMP क्या होता है, मैसेंजर की तरह काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, है ना। एंड देन वो अपना इफेक्ट शो करते थे, हार्मोन रिसेप्टर पे एक्ट किया, फिर वहां से कैंप बढ़ा, कैंप बढ़ने के बाद अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो हुआ। सम हार्मोन्स कॉज इनहिबिशन ऑफ कैंप प्रोडक्शन। ये भी हो सकता है कि भाई अब कोई हो सकता है जैसे कैटेकोलामीन्स है, ये कैंप को अगर बढ़ा रहे हैं तो इफेक्ट ज्यादा शो होगा। और कोई ऐसा हार्मोन है जो कि कैंप को कम कर रहा है, कैंप के लेवल को कम कर रहा है, CAMP लेवल को, तो वो इनहिबिटरी हार्मोन कहला जाएंगे। सोमैटोस्टेटिन हो गया जैसे कि, है ना। फिर आता है साइटोप्लाज्म पे, जैसे साइटोप्लाज्म में अगर कोई हार्मोन को एक्ट करना है तो स्टेरॉइडल हार्मोन जैसे एक्ट करते हैं। बाइंड टू रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म, स्टेरॉइडल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स माइग्रेट टू न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस से डायरेक्ट जाके सीधे बंध जाते हैं DNA पे, और सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स और रिस्पॉन्स अपना प्रोड्यूस होता है। अब जैसे इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे थायराइड हार्मोन्स
ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म वाले कौन से स्टेरॉयडल हार्मोन्स, न्यूक्लियस में थायराइड हार्मोन बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ एंड रिस्पॉन्स। तो ये सब आपने पहले से पढ़ चुका है, आपको एक इट्स अ रिकैप टाइप की चीज है, रिवीजन वाली बात है कि भाई ये सब आपको पहले से पता है। अब जैसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग प्रोड्यूसर रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस से दोनों तरह के हार्मोन निकलते हैं दैट कंट्रोल पिट्यूटरी सिक्रीशन। ठीक है, मास्टर ऑफ क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, आई थिंक हाइपोथैलेमस। तो ये नीट का क्वेश्चन भी पुराना सा है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, ये सब आपको वो डायग्राम से याद आ जाएगा कि एक पिट्यूटरी जैसा गोटे जैसा लटका रहता है, उसके ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, दैट कैरीज द रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट एक्सटेंशन होता है अपने हाइपोथैलेमस का। जो एंटीरियर पिट्यूटरी को अपन कैसे बांटते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पे। पोस्टीरियर डायरेक्ट कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस से, और एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन से अपना कनेक्ट करता है एंड उसके थ्रू अपना रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन से, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो भी जो हार्मोन्स है वो एक्ट करवाएंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जो चीजें निकल रही हैं, हाइपोथैलेमस सिग्नल दे रहा है। अब हाँ, अब जैसे ये प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये भाई हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी देन ये अपने हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है। जैसे प्रोलैक्टिन एक्ट करेगा अपने ब्रेस्ट पे, ठीक है, ताकि मिल्क का डिस्चार्ज हो पाए। एक सेकंड रुको यार। हाँ ठीक है, तो ये सब हो गए अपने क्या, अपने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए। फिर अब बात करते हैं अपन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जीएचआरएच। तो ये जीएच ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना है, तो ये आएगा अपना हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो ग्रोथ और स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज, इट इज रियरली फॉर टेस्टिंग ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब ठीक है। हाँ, तो अब ये जो अपना ये जिस तरह के टेबल है ना रेगुलेशन, ये लगभग मेजोरिटी सारे ही हार्मोन्स पे एक जैसा ही होता है कि हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर बैठता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, फिर उसके बाद टारगेट ग्लैंड आपकी थायराइड भी हो सकती है, ठीक है, कोई और भी हो सकती है। एक मिनट, हम्म कहाँ थे भाई, ठीक है, टारगेट ग्लैंड कोई भी हो सकती है, हार्मोन्स, फिर आपका हार्मोन रिलीज होगा। अब ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि भाई रुक जाओ, है सफिशिएंट, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस को भी एक नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई हो गया, मत निकालो। हाँ, इट जस्ट लाइक कि भाई क्या बोल सकते हैं, मतलब भाई कॉर्पोरेट का जैसे मजदूर नहीं होता कि भाई अपने मैनेजर को बोल रहा है, वो मैनेजर और साथ साथ अपने उसके बड़े उससे भी ऊपर जो बॉस बैठा है उसको भी बता रहा है कि ठीक है सर मैंने ये कर दिया। ठीक है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी भी ऐसा डबल चेक करते हुए यहाँ पे इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस को। अब कभी कभी अगर मान लो यहाँ पे ये हार्मोन, फॉर एग्जांपल हार्मोन अच्छे खासे लेवल पे, ठीक है, पर ये जो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है ये अगर नहीं मिल पाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या समझेगा कि भाई हार्मोन कम है, और निकालते जाओ तो इफेक्ट ज्यादा शो होगा। तो यही जो अपने ट्यूमर्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, पिट्यूटरी के जो ट्यूमर्स होते हैं सिंपल भाषा में, ऑब्वियसली उसमें आपको दिक्कत ज्यादा होगी, फेस करेंगे आप। फिर आते हैं नीचे, तो ग्रोथ हार्मोन पे हाइपर सिक्रीशन इन चिल्ड्रन। अगर ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रीट हो जाए बच्चों में तो जाइगेंटिज्म या जाइजेंटिज्म जो भी बोलना है, जाइगेंटिज्म, यानी कि आप बहुत ही मतलब जो होता है ना एकदम बंदा 7-8 फुट का एकदम चल रहा है, 7-8 7 साढ़े 7 फुट का एक बच्चा, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन अगर अडल्ट में हो, अडल्ट में दिक्कत है। अडल्ट में क्या दिक्कत है कि उसको एक्रोमेगाली हो जाएगा। एक्रोमेगाली में क्या होगा कि भाई अब ऑब्वियसली उसके ग्रोथ प्लेट क्लोज हो गई एक स्पेसिफिक एज के बाद, तो क्या होगा उसकी जो हड्डियां है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो मेरी बोन है, अब ये जो बोन है फॉर एग्जांपल यहाँ की जो ग्रोथ प्लेट है वो तो खत्म हो गई है, ठीक है, अब वो बढ़ नहीं सकती, लेंथ वाइज तो नहीं बढ़ सकती, तो क्या होगा वो विड्थ वाइज बढ़ने लगेगी। अब विड्थ वाइज बढ़ने लगेगी तो पूरा फेस जो है, अपनी जितनी भी हड्डियां है ना, वो बहुत ही, क्या कहूँ मैं, उसका एक बहुत अच्छा टर्म भी होता है, मैं टर्म को भूल रहा हूँ, और उसमें एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक जो आपके जो फेस होता है या जो इतना भी आपको पूरा एक अपीयरेंस होता है ना, वो बहुत ही डिफॉर्म हो जाता है। वो आप, क्योंकि आप समझो ना आपके पूरे ऐसे हाथ चौड़े होते जा रहे हैं, विड्थ बढ़ती जा रही है क्योंकि लेंथ नहीं बढ़ पा रही, एंड आपका जो फेस भी होता है वो भी काफी डिफॉर्म्ड हो जाता है।
एंड उसके चक्कर में क्या होगा कि अब भाई आपको एक्रोमेगली का जो चेहरा दिखता है ना, वो आई थिंक अगर मैं दिखा पाऊँ तो एक बार सर्च करके दिखाता हूँ। acromegaly, ये देखो, ये कुछ इस तरह का अजीब सा फेस हो जाता है आपका। देख रहे हो एकदम नोज बढ़ गई है आपका, ये चिन ऐसी प्रोमिनेंट हो गई है ना। तो ये एक्रोमेगैली होती है। ग्रेट खली को, जो अपने खली है उनको भी इसे कहते हैं एक्रोमेगैली है। मैं मुझे नहीं पता एक्चुअली में इसके बारे में प्रॉपर कि उन्हें है कि नहीं है, पर ये देखो, ये जैसे एक्रोमेगैली का ऐसा एकदम, ये एकदम ऐसा चैड वो जो इंस्टाग्राम पे नहीं आता चैड मैन या चैड पर्सन, उस टाइप का ऐसा दिख रहा है। ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम तब होता है जब आपको एंटीरियर पिट्यूटरी पे कोई ट्यूमर हो। तो रेडिएशन, मतलब रेडिएशन के थ्रू आप ट्यूमर को कम कर रहे हैं, सर्जरी या फिर ड्रग्स के थ्रू। ठीक है, तो ये इसीलिए इसमें ट्रीटमेंट ऐसा दिया गया है। डेफिशिएंसी, अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आप डॉर्फिज्म, मतलब वो जीरो, शाहरुख खान की वो जीरो नहीं थी वो, हाँ गुटखा खाए हो भाई, है ना, गुटखा खाए तो हाइट छोटी रह गई, तो वैसे ही कुछ समझो। ट्रीटमेंट इसमें क्या है, ग्रोथ हार्मोन अपन को रिकॉम्बिनेंट फॉर्म पे, सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन अपन देंगे उस बच्चे को, तब जाके उसका ट्रीटमेंट होगा एंड शायद वो बढ़ जाए। फंक्शन क्या है, ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट, प्रोड्यूस एनाबोलिक इफेक्ट ऑन मसल्स, मेंटेन पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ फैट। जिसका ग्रोथ हार्मोन, मतलब अगर सही टाइम पे ग्रोथ हार्मोन अच्छा ऑप्टिमम लेवल पे रहे तो आप ऑब्वियसली फैट लूज करेंगे, प्रोटीन आपकी बॉडी में सिंथेसाइज, मतलब सिंथेसिस बोल रहा हूँ, यूज होगा, एंड आप मसल गेन करेंगे एंड ऑल दैट थिंग्स। इसलिए बच्चों पे खासकर एक स्पेसिफिक जो अपनी प्यूबर्टल एज होती है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को या अपने आसपास के जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको खेलने के लिए प्रमोट कीजिए, and खेलने के साथ साथ उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराइए बेसिक। ठीक है, अगर 13-14 साल का कोई व्यक्ति है, कोई छोटा सा बच्चा है, तो उसको आप स्लोली स्लोली आप उसे पुशअप्स करने के लिए बोलिए, पुलअप्स अगर वो ट्राई कर पाए तो। ठीक है, स्क्वाट्स को करने के लिए बोलिए। फिर जब वो 16-17 के एज पे है तब आप उन्हें प्रॉपर, आप या तो जिम भेज सकते हैं या फिर आप कैलिस्थेनिक्स में भेज सकते हैं, जैसा भी आपको और आपके घर पे सही से मान जाए। पर अगर आप उनको एकदम पूरी तरह से शुगर और ये सब चीजें खिलाओगे एंड पूरा ही कचरा खिलाओगे तो ऑब्वियसली भाई वो अच्छे तो, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा विजुअली आप उनको कहो कि हाँ विजुअली अपीलिंग कोई है, तो आई डोंट थिंक कि वैसा हो पाता है। एंड अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार, सिर्फ लुक्स से चीजें नहीं मैटर करती है, लुक्स मैटर नहीं करते। नहीं यार, देखो ऐसा है, लुक्स मैटर करे या ना करे ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि भाई आज को अगर कोई फिट व्यक्ति आपके सामने आता है, या कोई फिट व्यक्ति किसी इंटरव्यू में जाता है या कहीं भी, मतलब ऑब्वियसली आप कितने पॉडकास्ट देख लो, आई थिंक आशीष चंचलानी का एक पॉडकास्ट है, वो भी बहुत अच्छे से, काफी अच्छे से खुल के बताते हैं कि भाई आप कहीं भी जाओ, आपको वो एडवांटेज मिलेगा, फिट बॉडी का आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप वो ना पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, वो आप किसी को उधार, मतलब किसी से छीन नहीं सकते, वो आप कमाते हो। ठीक है, तो वो एक तरह से ना, वो एक सबकॉन्शियसली ना सामने वाले पर्सन पे भी ना एक वो इफेक्ट देता है कि यार ये बंदा ना खुद की केयर कर रहा है, ये बंदा है, उस पर कॉन्फिडेंस है, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत वाइड इफेक्ट्स होते हैं एक फिट बॉडी के आपके मेंटल स्टेटस के ऊपर, मेंटल फिटनेस के ऊपर, एंड आपके सोशल फिटनेस के ऊपर, सोशल स्टेटस के ऊपर भी। इसीलिए उनको प्लीज, जो बच्चे हैं खासकर, उन्हें भी प्रमोट कीजिए। एंड आप भी अगर इस स्टेज में हैं, क्या अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप वेट करते रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड अगर आप यह सोचेंगे कि यार दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, या दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे जैसा मैं हूं, तो अगर अनटिल अनलेस कोई मेडिकल कंडीशन है तो बात अलग होती है। बट अगर ऐसा नहीं है, जो चीजें आपके हाथ में, देन फिर वो थोड़ा सा, मैं क्या कहूँ, मतलब अनफेयर हो जाएगा ये कहना कि भाई जो चीज मेरे हाथ में है मैं उसे चेंज कर भी सकता हूँ, पर मैं उसे चेंज नहीं करूंगा, आप जैसा हूं मैं वैसा एक्सेप्ट करें, देन आपको उसके ज्यादातर साइड इफेक्ट, जो इल इफेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के, वो ज्यादा फेस करने पड़ेंगे, ना कि आप जो गुड, क्या बोल सकते हैं, जो गुड रिजल्ट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे उतने। ठीक है, खैर टॉपिक्स अपन बहुत ज्यादा भटक गए। कितना, आई थिंक 4 मिनट खा गया मैं, 4-5 मिनट।
क्लिनिकल डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो भाई क्लिनिकल डिसऑर्डर एक तो आगे आया गई। हाँ, यूजेस क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन एंड सोमाट्रेम के नाम से जो आता है, ठीक है, सोमेट्रोपिन एंड सोमाट्रेम, ये सिंथेटिक या रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अवेलेबल फॉर पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आईवी के थ्रू आप दे सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन अडल्ट फॉलो अर्ली इनिशिएशन ऑफ चिल्ड्रन विद जीएस इन चिल्ड्रन स्ट्रेचर कैन ऑलमोस्ट नॉर्मल। अगर आप बच्चों पे जल्दी देख पाएंगे, ढूंढ लेंगे ये चीज आपको, मतलब आप पहले से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब अगर इनिशियल स्टेजेस में अगर आप वो बच्चा आता है ना, आप उसे ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रेचर जो उसकी हाइट है वो एटलीस्ट नॉर्मल तक के तो आ ही जाएगी इजीली। इन अडल्ट बॉडी फैट रिड्यूस हो जाता है भाई इससे। तो कुछ कभी कभी हो सकता है कि अब इसका कोई वो इफेक्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, लोग इसे एज अ विजुअली वैनिटी के लिए यूज करें, कि वैनिटी अपनी मेंटेन करने के लिए। फिर एड्स रिलेटेड जो वेस्टिंग होती है, ठीक है, एड्स में भी क्या होता है कि मसल वेस्टिंग होती है, उससे होता है। तो ग्रोथ हार्मोन आपको एक तरह से ये वो है ना कि भाई आपकी बॉडी को वो ग्रो करने में मदद कर रहा है, ठीक है। अब मैकासरमिन इज अ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड प्रमोट ग्रोथ इन चिल्ड्रन विद आईजीएफ डेफिशिएंसी। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी आपकी ग्रोथ कराने में मदद करता है। डेफिशिएंसी नॉट रिस्पॉन्डिंग जीएस एडवर्स इफेक्ट और हाइपो, इसका बस एडवर्स इफेक्ट ही होता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो भाई ये आप लाइपोडिस्ट्रॉफी, मतलब आपका लिपिड बैलेंस थोड़ा सा हेवाई होगा। एंड हाइपोग्लाइसीमिया को तो आप इस तरह से काउंटरएक्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ भी खाने के बाद आप इस ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो ऑब्वियसली हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस तो नहीं होंगे। फिर सोमैटोस्टैटिन आता है। सोमैटोस्टैटिन क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन एडिशन टू हाइपोथैलेमस। ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नहीं तो पता चला आप इतना ही ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है कि भाई आप एक्रोमेगाली की स्टेज में पहुंच गए, या फिर मतलब अगर कोई बच्चे में तो निकल रहा है तो सब एकदम जाइजेंटिज्म के स्टेज में पहुंच गए। तो ये सोमैटोस्टैटिन कंट्रोल करता है। कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज एक पर्टिकुलर लेवल पे होगी, कोई भी हार्मोन होगा पर्टिकुलर लेवल पे तो अच्छा रहेगा, है ना। अगर वो कोई भी चीज ओवर होती है देन आपको उसके एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड गैस्ट्रिन, ये सोमैटोस्टैटिन ये सारी चीजों को इनहिबिट करता है। ग्रोथ हार्मोन को, ग्लूकागॉन को, इंसुलिन को और गैस्ट्रिन को, ठीक है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को ही इनहिबिट कर रहा है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। फिर अदर एक्शन इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटिक, स्प्लेंचिक एंड रीनल ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रक्ट करता है। वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, 1 से 3 मिनट टोटल, मतलब 6 मिनट के आसपास। सिंथेटिक एनालॉग इसका ऑक्ट्रियोटाइड के नाम से आता है, जो कि अपने थेरेप्यूटिक यूज में अपन इसको यूज करते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड मोर पोटेंट एंड लॉन्गर, ठीक है। फिर अनलाइक सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली एंड इंट्रावेनसली, आईवी के थ्रू भी आप दे सकते हैं। यूज क्या है ऑक्ट्रियोटाइड का एक्रोमेगली के केस में कि भाई वहां पे तो ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो अपन चाहते हैं कि भाई कम हो जाए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर, ठीक है। तो जो हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर होते हैं उनको भी अपन काउंटर कर पाए, ठीक है, उनके इफेक्ट्स को। डायरिया एसोसिएटेड विद डायबिटीज, एक्यूट कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम ईसोफेजियल वेराइसिस। ईसोफेजियल वेराइसिस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपके ईसोफेगस में वो मेड्यूसा और ये सब, मेड्यूसा फॉर्म ये सब होता है। फिर इट कंस्ट्रिक्ट हेपेटिक ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज वेरिशियल, क्या बोलते हैं, वेरिशियल ब्लीडिंग। द कॉमन साइड इफेक्ट ऑक्ट्रियोटाइड के क्या है, नोजिया, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। फिर लेनरियोटाइड एक नाम से ड्रग होती है, ये भी सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है। लॉन्गर ड्यूरेशन इसका ऑक्ट्रियोटाइड से भी ज्यादा होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। यूज टू क्रिएट ड्रग यूज टू ट्रीट एक्रोमेगली, नॉट क्रिएट। एक सेकेंड यार, यार एकदम हल्के हल्के क्या बोलूं, सर्दी भी नहीं है पर सर्दी जैसे हल्के हल्के लक्षण भी है, क्या कहें। हाँ, इसलिए ब्रेक ले लेके पढ़ाना पड़ रहा है। ट्राई करेंगे अपन बहुत जल्दी इसे निपटाएं, जल्दी आने के देखते हैं, 3 या 4 लेक्चर तो फिर भी लेगा, या देखते हैं भाई जल्दी जल्दी। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स क्या होते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड इज यूज्ड टू ट्रीट एक्रोमेगली व्हेन सर्जरी एंड रेडिएशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड बाय। कुछ ऐसे हो सकता है ना कि भाई ऐसे कुछ कंडीशंस हो, सर्जरी या इरेडिएशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, जैसे कि प्रेगनेंसी के केस पे तो ऑब्वियसली इरेडिएशन तो अपन नहीं दे सकते। हाँ, और साथ साथ सर्जरी भी कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि भाई कोई ट्रॉमा है पहले से, या फिर कोई नॉर्मेलिटी है, नॉर्मली है, या फिर क्या कह सकते हैं, एज,
बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा कम है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है, तब अपन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इनहिबिटिंग सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेंड्रोटाइड इज यूज्ड। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामिन एगोनिस्ट लाइक ब्रोमोक्रिप्टीन एंड कैबरगोलिन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन नॉर्मल सब्जेक्ट बट पैराडॉक्सिकली। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात होती है कि भाई जो ना डोपामिन एगोनिस्ट है, ब्रोमोक्रिप्टीन एंड कैबरगोलिन, ये स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ जीएच इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स में। नॉर्मल सब्जेक्ट पे भाई ये ग्रोथ हार्मोन को ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ाते हैं, पर डिक्रीज करते हैं ग्रोथ हार्मोन को जिनको एक्रोमेगली होती है। ये बहुत ही मतलब वैसी बात है कि हम बैलेंस पे ही रखेंगे। ठीक है, जिसका मतलब कम है, जो नॉर्मल सब्जेक्ट है उसको ग्रोथ हार्मोन की जरूरत होती है तो हम उसे बढ़ा देंगे, पर जिनको भाई ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उनको हम कम करेंगे। तो ये भाई थोड़ा सा अपने आप में एक पैराडॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है ये डोपामिन एगोनिस्ट का। हेंस दे कैन बी यूज्ड टू ट्रीट एक्रोमेगली व्हेन पेशेंट्स आर अनविलिंग टू टेक रेगुलर इंजेक्शन, क्योंकि लैंड्रोटाइड आईवी के थ्रू जाता है, इसलिए इंजेक्शन के थ्रू नहीं, तो फिर अपन उसे डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट दे देते हैं। एंड अगर किसी को पार्किंसन हुआ तो फिर तो दोनों ही चीजें उसकी कंट्रोल हो रही हैं। फिर एक आता है पेग्विसोमांट। पेग्विसोमांट जो भी नाम है इसका, जीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ये, तो ये रिसेप्टर को ही एंटागोनाइज कर देगा। यूज सबक्यूटेनियसली टू ट्रीट एक्रोमेगली इन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स। ठीक है, अपन ने रिसेप्टर को ही मतलब बंद कर दिया। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं तो थायरोट्रोपिन क्या हो गया, नाउ रियली यूज्ड टू डायग्नोस थायराइड डिसऑर्डर वैसे। ठीक है, ये सब नहीं। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सब नाम वाली बातें। ये क्या कराता है, सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग, कॉर्टिकोट्रोपिन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को निकलवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, एंड ये डिस्टिंग्विश, ये क्या, यूज्ड ओनली फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइपर कॉर्टिसिज्म टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कशिंग डिजीज एंड एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन। कि भाई अगर आपने मान लो सीआरएच किसी पेशेंट पे दिया, अब उस सीआरएच देने के बाद अगर उसका क्या बोलते हैं, उसका कॉर्टिको क्या बोलेंगे यार, ये जो कॉर्टिको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, टू बी वेरी स्पेसिफिक एड्रीनोकॉर्टिको एसीटीएच इंटीरियर पिट्यूटरी का एंटीरियर पिट्यूटरी से बढ़ गया, आपका लेवल एसीटीएच का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ गया, तो अपन समझाएंगे कि भाई दिक्कत कहाँ पे, कशिंग है कि क्या है ना। मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन तो नहीं हो रहा, कि पता चला भाई कोई अलग से कोई ट्यूमर है एंड उसकी वजह से एसीटीएच निकले जा रहा है एंड अपन पिट्यूटरी को दोष दे रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर सीआरएच देने के बाद पता चल रहा है कि आपको आपके एंटीरियर पिट्यूटरी साइड में एसीटीएच जो है वो तो नॉर्मल चल रहा है, पर आपके जो कॉर्टिकोट्रोपिन है, कॉर्टिको जो अपने कॉर्टिको क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड ये सब जो हार्मोन्स है ये निकल रहे हैं, तो कशिंग में क्या होता है, ये एड्रीनल सिस्टम पे ही दिक्कत करता है। कशिंग में यानी क्या होता है, हाइपर हाइपर एड्रेनलिज्म। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बढ़ गई है, मतलब उसका एक्टिविटी बढ़ गई है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं अपन। ही थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको समझ में जाएगा कि भाई कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पल्सेटाइल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच secretes stimulates gonadotroph cells anterior pituitary के to synthesize and release of LH and FSH. Sustained non-pulsatile administration of GnRH or Zenlock can be ठीक है। वैसे ये गोनाडोट्रॉफ सेल्स और ये सब जो आप अगर पिट्यूटरी का आपने फर्स्ट ईयर पे एनाटॉमी में पढ़ा हो तो ये अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, उसमें से गोनाडोट्रॉप भी हैं। फिर गोनाडोट्रोपिन्स की बात करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच का फंक्शन क्या होता है, फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल ही इससे डेवलप होती है, नाम से पता चल रहा है। एंड ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस, ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस में जो ओवरी से अपना क्या निकल रहा है, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, तो उसमें भी एफएसएच का रोल होता है ओवरी पे। ये फर्स्ट ईयर पे आपने थोड़ा सा देखा होगा, आपको अगर याद हो तो, नहीं भी याद है तो आप एक बार एक रिवीजन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मेल्स में बात करते हैं, मेल्स में रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप में आता है एफएसएच का रोल, और कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू ईस्ट्रोजन इन सर्टोली सेल्स। तो भाई ये अपने थोड़े से इफेक्ट हो जाता है कि एफएसएच अगर मेल बॉडी में बढ़ने लगा तो फिर ईस्ट्रोजन भी बढ़ने लगता है, और ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो फिर ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं मेल बॉडी में, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया हो गया, आवाज का पतला होना एंड ऑल दैट अदर फीचर्स। प्रिपरेशन ऑफ एफएसएच तो यूरोफोलिट्रोपिन के नाम से आता है, ऑब्टेन फ्रॉम यूरिन ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन की यूरिन से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूरोफोलिट्रोपिन।
नहीं तो भाई सिंपल सा फॉलीट्रोपिन अल्फा एंड फॉलीट्रोपिन बीटा, ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ एफएसएच है जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं। फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच की बात की जाए तो फीमेल्स में ओवेरियन स्टेरोजेनेसिस, और ओव्यूलेशन पे, ओव्यूलेशन भाई एलएच सर्ज होता है तभी ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद अगर अगर एग को क्या बोलते हैं स्पर्म नहीं मिलेगा तो फिर मेंसेस हो जाएगा, और मिल गया तो भाई प्रेगनेंसी हो जाएगी एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें आ गई। मेल्स में बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बाय लेडिक सेल्स, तो उसमें एलएच का फंक्शन रहता है। प्रिपरेशन ऑफ एलएच, एलएच के क्या क्या प्रिपरेशन, ल्यूट्रोपिन के नाम से आता है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है ल्यूट्रोपिन। फिर HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सीक्रेट कैसे जाता है प्लेसेंटा से, हेल्प टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सर्ट्स एक्शन थ्रू एलिस रिसेप्टर। ह्यूमन को HCG प्यूरिफाइड फ्रॉम यूरिन एंड रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ HCG, या तो यूरिन से एक्सट्रैक्ट करो या फिर रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, तो अपन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म यूज करते हैं एक्चुअली में जब भी अपन एडमिनिस्टर करते हैं। बट ये यूरिन पे जो बीटा HCG होता है ना, ये एक काम आता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको नहीं, वैसे अभी तक के शायद पता हो गया होगा, सेकेंड ईयर पे आ गए हो तो, यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी जो किट्स होती हैं, ये तो मतलब आई थिंक आपने ऐड भी देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। यूरिन प्रेगनेंसी किट्स जो आती है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, माइक्रोबायो में आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे मतलब क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती कैसे है, टू बी स्पेसिफिकली, ये आपने माइक्रोबायो में काफी अच्छे से पढ़ा होगा अभी। तो उसी में ये यूरिन में क्या होता है, बीटा एचसीजी होता है। बीटा एचसीजी जब आप उस स्ट्रिप में डालते हैं उस सर्कल पे, है ना, जो यूरिन प्रेगनेंसी किट में होता है, एक यूरिन प्रेगनेंसी किट में ऐसा एक स्ट्रिप होती है, उसमें एक सर्कल होता है और ऐसी लाइंस होती हैं, एक बार होता है। तो अगर जैसे आप उसमें 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप यूरिन के जाते हैं, अगर उसमें बीटा एचसीजी प्रेजेंट है तो आपको लाइंस दिखेंगी। अब होगा क्या कि एक होती है कंट्रोल लाइन और एक होती है टेस्ट लाइन। अगर तो कंट्रोल लाइन क्या बता रही है, कंट्रोल लाइन आपको दिख रही है, यानी कि अभी आपकी किट जो है वो प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है। अब सब कुछ डिपेंड होता है टी पे। अगर आपका टेस्ट प्रॉपरली डार्क या थोड़ा सा लाइन प्रॉपरली शो हो रही है तो इसका मतलब है कि भाई जो भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। और अगर वह टेस्ट शो नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो इसका मतलब है कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हुई है। बट फिर भी 2 या 3 बार बोला जाता है कि आप चेक करिए। ठीक है। तो उसके बाद ही आप कंफर्म बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं यूपीटी के थ्रू। ठीक है। फिर यूजेस ऑफ एफएसएच एलएच एंड एचसीजी। अरे यार सर्दी यार बार बार। हम्म हम्म हम्म। फिर कहाँ थे यूज ऑफ एफएसएच एलएच एंड एचसीजी, तो फॉर कंट्रोल ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन एआरटी में, भाई एआरटी में काम आएगा। ठीक है, प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है, प्रेगनेंसी कॉज मतलब करानी है तो उसके लिए अपन को चाहिए ये सब हार्मोन्स। स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन हाइपोगोनाडल इनफर्टाइल मेल्स, तो अब ऑब्वियसली भाई एफएसएच एलएच इन सब दोनों का रोल आ रहा है, एचसीजी का नहीं आ रहा है मेल में, पर ये दोनों एफएसएच एलएच का तो आ रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में। हाँ, तो ऑब्वियसली उस पे अपन को भाई हाइपोगोनाइडल अगर इनफर्टाइल मेल है तो अपन उस पर स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे एफएसएच एलएच देने के बाद, खास करके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच दोनों ही काम आएगा। एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई इनके, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, गायनोकोमेस्टिया मेल्स में ये सब होगा। फिर गोनाडोरेलिन के नाम से, तो गोनाडोरेलिन क्या है, सिंथेटिक ह्यूमन जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पल्सेटाइल एडमिनिस्ट्रेशन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, इंक्रीज रिलीज, तो मतलब सब कुछ साफ साफ लिखा है। आईवी और सबक्यूटेनियसली इसको देते हैं। सही बताऊं तो ये वाले क्वेश्चन बहुत कम है कि इसके चांसेस कम हो रहते हैं गोनाडोरेलिन और ये सब चीजों के, पर क्योंकि अपन फ्लो भी नहीं बिगाड़ सकते तो इसलिए अपन को चलते रहना है। ठीक है। यूज टू टेस्ट फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, ये सब। जीएनआरएच एनालॉग्स क्या है, सुपर एक्टिव जीएनआरएच एगोनिस्ट, फॉर एग्जांपल लियोप्रोलाइड, नेफारेलिन, ब्यूसरेलिन, गॉसरेलिन, ट्राइपोरेलिन, तो मेन तो गॉसरेलिन, ब्यूसरेलिन एंड नेफारेलिन, ये 3 ड्रग्स आपको थोड़ा सा याद रहेंगे आई थिंक। ठीक है। तो अगर इसका पल्सेटाइल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए तो एफएसएच और एलएच का रिलीज बढ़ता है एंड ओव्यूलेशन होगा। एंड अगर कंटिन्यूस थेरेपी में आप देते हैं तो इनिशियली गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन इंक्रीज होगा, फिर लेटर आफ्टर 2 वीक्स ऑफ थेरेपी डाउन रेगुलेशन ऑफ जीएनआरएच रिसेप्टर ड्यू टू देयर प्रोलॉन्ग ऑक्यूपेशन बाय जीएनआरएच डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा कि भाई अगर आप पल्सेटाइल आप स्लोली, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि पल्सेटाइल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि पल्स में आना, लाइक
ऐसा नहीं है, जैसे समंदर की लहरें होती है ना, एकदम से आई और एकदम से धक्का दी, ठीक है, FSH आपका इंक्रीज होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। कंटिन्यूस थेरेपी में अगर आप दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, तो शुरू में क्या होगा कि भाई गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन तो बढ़ेगा, पर अब क्या हो गया कि सेल्स को ना फिर आपने एकदम क्या बोलते हैं भाई, थका दिया, चोट के रख दिया पूरा का पूरा, अब उनके पास दम नहीं बची, तो अब भाई FSH डिक्रीज होगा और सप्रेशन ऑफ ओव्यूलेशन एंड सप्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। GnRH एनालॉग्स आर कॉमनली एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली, नेफारेलिन अवेलेबल नेसल स्प्रे, ठीक है, पर मेन सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं, ठीक है। यूज क्या है GnRH एनालॉग्स का, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में, प्रिकोजियस प्यूबर्टी, ब्रेस्ट कैंसर, प्री मेनोपॉजल ह्यूमन, यूट्राइन फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रोसिस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन असिस्टेड रिप्रोडक्शन, एडवर्स इफेक्ट, हॉट फ्लैशेस, लॉस ऑफ लिबिडो, वेजाइनल ड्राइनेस कैन ऑकर। तो ये सब GnRH के एनालॉग्स के साइड इफेक्ट और यूजेस ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तुमको बहुत ज्यादा इसको याद नहीं भी रखोगे, 2-3 पॉइंट्स भी याद रख लोगे तो हमारा काम चल जाएगा, पर एक बार फिर भी क्रॉस चेक करना कि तुम्हारे प्रीवियस 5 ईयर्स में या 6-7 ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन मतलब रिपीट हुए हैं या कभी आए हैं कि नहीं, नहीं तो फिर पता चला कि तुम इसी को रटते बैठ गए, जो मेन चीज़ है उनको तुम छोड़ दोगे, तो वैसा नहीं है, प्रायोरिटी वाइज चलना है अपन को, ठीक है। इसको भी पढ़ना है, पढ़ना तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अभी नहीं पढ़ोगे बाद में फिर तुमको रिविजन करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। GnRH एंटागोनिस्ट क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे सेट्रोरेलिक्स है, गैनीरेलिक्स, एबारेलिक्स और डेगारेलिक्स, हाँ ये डीगैरेलिक्स, ये जो भी आपको बोलना है। फिर competitively block GnRH receptor in anterior pituitary, inhibit FSH and LH release without initial stimulation, ठीक है। तो ये सीधे GnRH रिसेप्टर को डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी पर, इनहिबिट कर देता है FSH LH के रिलीज को, ठीक है, कोई स्टिमुलेशन कुछ नहीं, सीधे रिलीज बंद। मेल्स में डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, यूजफुल इन एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर्स। फीमेल्स में टू सप्रेस एलएच सर्ज ड्यूरिंग कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, ठीक है, एलएच सर्ज को रोकने के लिए। फिर एडवांटेज क्या है इसके GnRH एंटागोनिस्ट ओवर GnRH एगोनिस्ट, इंक्लूड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, लोअर रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, तो ये भाई इसका एडवांटेज है, ठीक है। पर इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ना एकदम रटने या बहुत याद करने वाली हैं, जो कि हो सकता है आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें रेगुलेशन का है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन का, प्रोलैक्टिन एक सेकंड में देख लूँ कितना करना है वैसे आज। हम्म, है भाई 3 चैप्टर जितना तो दिख रहा है मेरे को, 380 ना, 3-4 लेक्चर तो आराम से लेगा ये, अभी अपन का इतना ही आया है, 380 तक के जाना, ठीक है भाई, बहुत है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये अपना एंटी पिट्यूटरी पे आया, प्रोलैक्टिन रिलीज क्या बोलते हैं इसको, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये एक्चुअली में डोपामीन ही है जो कि प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अभी अपन ने पिछले वाले लेक्चर में ही पढ़ा था उसमें CNS पे, ठीक है। तो डोपामीन ही ऐसा है, डोपामीन मतलब ऐसा हार्मोन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच मैसेंजर या विच क्या बोल सकते हैं केमिकल सिग्नल या जैसा भी एक्ट एज अ हार्मोन ऑल्सो, ठीक है, एक्ट एज इनहिबिटरी हार्मोन, तो भाई प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन या फिर टू बी वेरी स्पेसिफिक डोपामीन, जो क्योंकि दोनों मतलब एक ही बात है। हम्म। फिर अब बात करते हैं किसके अपन, ये तो प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन होगा। एंड फिर सकलिंग से क्या होता है कि भाई बच्चा जब निप्पल को सक करता है, ब्रेस्ट मिल्क निकलता है, रिलीज होता है, तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि भाई और मिल्क को निकाला जाए, रिलीज किया जाए, ठीक है। और यही सब चल रहा है इस साइकिल में देखा जाए तो। प्रोलैक्टिन की बात करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी नोन एज मेमोट्रोपिन और लेक्टोजेनिक हार्मोन, ये चीज याद रखने वाली है। कंट्रोल प्रोलैक्टिन सिक्रेशन मेनली इनहिबिटरी अनलाइक अदर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। डोपामिन सिक्रेट बाय हाइपोथैलेमस इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रेशन, ठीक है। डोपामिन एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टेन
कैबरगोलिन इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, वेयरस डोपामिन एंटागोनिस्ट जैसे क्लोरप्रोमाजिन है, हेलोपेरिडोल है, मेटोक्लोप्रामाइड है, ये इंक्रीज करेंगे प्रोलैक्टिन लेवल को। मतलब कि भाई डोपामीन अगर आपका बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका प्रोलैक्टिन जो है प्रोलैक्टिन का एक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो डोपामिन एगोनिस्ट जो होते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन कैबरगोलिन ये प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को कम करेंगे। पर वहीं पे अगर डोपामीन का दुश्मन, डोपामीन का एंटागोनिस्ट, ठीक है, डोपामीन को कम करने वाले अगर कोई ड्रग्स आप देते हो, क्लोरप्रोमाजिन हो गया, हेलोपेरिडोल, मेटोक्लोप्रामाइड, तो फिर क्या होगा कि भाई आपके प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन जो है ये घट गया है, ये ठीक है, रोकने वाला जो है वही चला गया। ऐसा है हिसाब किताब। एक सेकंड गिर जाएगा। ठीक है ना, दिख रहा हूँ ना मैं प्रॉपर? ठीक है। हम्म। लो, अब क्या बात करेंगे, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। तो नाम से पता चल रहा है कि भाई इसमें प्रोलैक्टिन ज्यादा हो चुका है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। तो क्या कॉमन कॉज क्या है, ये एडिनोमास है और डोपामिन एंटागोनिस्ट है। आपने डोपामिन को कम किया तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन मतलब वो अपने आप में कम हो गया, एंड प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा सिक्रीट करेगा। एंड उससे होगा क्या कि भाई जो क्या बोल सकते हैं, मिल्क डिस्चार्ज की हिस्ट्री लेकर आएगी पेशेंट की। मतलब ना उनको कोई ऐसा अभी प्रेगनेंसी हुई है ना कुछ, पर फिर भी उनको मिल्क सिक्रीट हो रहा है। गैलेक्टोरिया बोलते हैं ना, गैलेक्टोरिया ये बोलते हैं। ठीक है। फिर डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन प्रोटोटाइप है नहीं, सब नहीं पढ़ना अपन को। ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी पोटेंट डोपामिन एगोनिस्ट, डी टू रिसेप्टर पे काम करता है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट साइड इन द ब्रेन। ठीक है, मोटर बिहेवियरल एंडोक्राइन इफेक्ट्स ये सब शो करता है, तो इतना अपन को ये सब इसमें नहीं जाना है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है एंडोक्राइन पे, डोपामिन पीआर आई एच मेन फैक्टर कंट्रोलिंग प्रोलैक्टिन। अभी पूरी कथा मैंने वही बताई, ब्रोमोक्रिप्टिन अगर आप दोगे तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रोमोक्रिप्टिन भी आप दोगे तो क्या बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन लेवल को बढ़ा रहे हैं नॉर्मल इंडिविजुअल, बट इन पेशेंट विद एक्रोमेगली, ये वही उसका पैराडॉक्सिकल इफेक्ट अभी जस्ट अपन ने पहले पढ़े थे। फिर रिलीज सिम्टम्स ऑफ पार्किंसोनिज्म, तो ये भी भाई डोपामीन के बारे में अपन ने बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर पे। हाँ, सीएनएस में नोजिया वॉमिटिंग में occur with ब्रोमोक्रिप्टिन ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ डोपामिन रिसेप्टर कीमोट्रिगर जोन। तो भाई नोजिया वॉमिटिंग इसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है ब्रोमोक्रिप्टिन या डोपामिन एगोनिस्ट का। फिर मे कॉज हाइपोटेंशन ड्यू टू अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेड। तो ये दो चीजें आप इसके साइड इफेक्ट हो गए, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, एक हाइपोटेंशन, ये दो चीजें कॉमन हो जाती है ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन देने पे, साइड इफेक्ट्स ऐसा कह सकते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन की यहाँ पे ज्यादा प्रॉपरली बात हो रही है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, पार्टली एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाइल से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यूजफुल इन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, क्यों वही बात है भाई, डोपामिन बढ़ेगा यानी पीआरआईएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन बढ़ गया, प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा। तो ये एक्रोमेगली में भी यूज कर रहे हैं, पार्किंसोनिज्म में भी यूज कर रहे हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में भी यूज कर रहे हैं, तो इतने सारे काम आ सकता है ब्रोमोक्रिप्टिन अपने। फिर एडवर्स इफेक्ट जीआईटी पे नोजिया वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन, कार्डियोवास्कुलर में पोस्चरल हाइपोटेंशन, वही अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेड, सीनस में हेलुसिनेशन कंफ्यूजन साइकोसिस, ये सब हो गया। कैबरगोलिन मोर पोटेंट एंड लॉन्गर एक्टिंग देन ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रेफर ड्रग फॉर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, यूज एक्रोमेगली पे भी इसका यूज किया जाता है। बात करते हैं तो अपन ये देखो यहाँ पे कैसे दिया है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को एसिडोफाइल सेल, एसिडोफिल, ठीक, और बेसोफिल सेल। ये अपना एसिडोफिल और बेसोफिल ये सब तुमने एनाटॉमी में देखा होगा। तो एसिडोफिल में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है एसिडोफिल से, और प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। बेसोफिल सेल से थायराइड, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच एंड एलएच, ये इसको अपन जीएनआरएच भी बोल सकते हो, जीएनआर और एच। फिर ड्रग्स अल्टरिंग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को कौन कौन सी ड्रग्स अल्टर कर सकती है, तो इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कोई रोक सकता हो तो सोमेटोस्टेटिन, ऑक्ट्रोटाइड, ये लैंड्रियोटाइड। फिर इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज, प्रोलैक्टिन के रिलीज को रोकना है तो ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलिन, एपोमॉर्फिन। ये ब्रोमोक्रिप्टिन कैबरगोलिन क्यों, क्योंकि ये डोपामिन के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं और डोपामिन अपने आप में प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। एनहेंस करना है प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को तो क्लोरप्रोमाजिन ऐसी ड्रग दे दो जो कि डोपामिन को
कम करती है, तो क्लोरप्रोमाजिन है, हेलोपेरिडोल है, हाँ ये रेजरपीन है, मेटोक्लोप्रामाइड है, ठीक है ये हो गए। फिर इनिबिट जीएनआरएच, तो जीएनआरएच में भी क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीज को इनिबिट करना है, तो अब सुपर एक्टिव जीएनआरएच एगोनिस्ट, सुपर एक्टिव इनिशियली एनहेंस गोनाडोट्रोपिन रिलीज, फिर उसके बाद वो कम कर देते हैं। हाँ नेफारेलिन, रेलिन वाले जो आ गए, नेफारेलिन, ब्यूसोरेलिन, हाँ गॉसरेलिन, ये ट्रिप्टोरेलिन, ल्यूपुरलाइड। और फिर जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का काम क्या होगा कि भाई सीधे जाके रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, एंड दिक्कत ही नहीं, इनिशियल एनहांस फिनांस भी नहीं कर रहे कि एफएसएच पहले बढ़ा फिर घटा, सीधे जाके भाई एकदम शट ऑफ कर दिया। तो गैनी रेलिक्स हो गया और सेट्रो रेलिक्स हो गया, ये है पूरा सार। तो अब देखो, अब वही बात है, अभी मैंने पूरी इतनी इतनी कथा बताई तुमको आधे घंटे में, तुम अब इस एक चार्ट को 5 मिनट पे देख के सब कुछ समझ भी जाओगे, एंड तुमको अब सब कुछ याद भी आ जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। तो ये फायदा होता है भाई, इतना मतलब वही बात है, इतना भजन करने के बाद यही चीज निकल के आती है लास्ट में। अब आते हैं थायराइड, थायराइड हार्मोन के बारे में आते हैं। तो रुको, इससे पहले तो मैं 2 मिनट 5 मिनट का, 2 से 5 मिनट का ब्रेक तो लूंगा ही, पर वीडियो तो चलता रहेगा। थायराइड अपने आप में 5 नंबर का, या मतलब ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन तो ये आता ही आता है। बाय चांस अगर तुम्हारी किस्मत रही तो हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में फंस जाए, ठीक है। थायराइड एंटी थायराइड, तो रुको भाई, हाँ भाई तो कहाँ थे, ठीक है। तो थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, तो फटाक से अब जल्दी हो जाएगा ये टॉपिक, इसके बाद भाई अब तो सोना पड़ेगा। तो हार्मोन सेक्रेट बाय थायराइड ग्लैंड आर थायराइड, थायरॉक्सिन होता है, और T4 T3 एंड कैल्सिटोनिन होता है, ठीक है। जो अपना थायराइड फॉलिकुलर सेल होते हैं, स्पेशलाइज मैकेनिज्म सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, सी सेल्स ऑफ थायराइड सिक्रीट कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को में मतलब लगा रहता है कैल्सिटोनिन। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैल्सिटोनिन का बहुत ज्यादा मेजर रोल नहीं होता कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, वो एक्चुअली में पीटीएच रेगुलेट करता है मोस्टली। पर फिर भी अपन यही मान के चलते हैं कि पीटीएच के लाइक पीटीएच और अपना कैल्सिटोनिन जो है, थायरोकैल्सिटोनिन है, ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, and उसकी वजह से कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम का बैलेंस बना रहता है। बाकी मेरे को भी मतलब अभी सर्जरी में आके मैंने ये मुझे पता चला कि भाई कैल्सिटोनिन का उतना रोल नहीं होता, ऐसा बुक्स में लिखा है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन क्रेटिनिज्म, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो क्रेटिनिज्म होगा। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन एंड अदर फीचर हाइपोथायराइडिज्म, एडल्ट्स में अगर हुआ तो रिजल्ट इन मिक्सेडीमा, तो ये भी अपन आगे देख लेंगे। हाइपर सिक्रीशन हो जाए अगर, तो थायरोटॉक्सिकोसिस होगा, और वो थायराइड हार्मोन ये सब अभी अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस टीआरएच को स्टिमुलेट करेगा, एंटी पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे आया, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 निकला। अब यही T3 T4 अपना सब काम वाम करेगा। एंड यहाँ पे एक चीज होती है जो कि जो अपना T4 है, वो एक्चुअली में स्टोर्ड फॉर्म होता है, T3 होता है एक्टिव फॉर्म, टू बी वेरी स्पेसिफिकली, जो अपना एक्शन शो करता है। अब ये फीचर ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म एंड हाइपो, ये दोनों के बता रहा है कि हाइपर थायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस में आपका क्या होगा हाल चाल, और आपका मिक्सिडीमा में क्या हाल होगा। मेटाबॉलिक की बात करते हैं, जैसे इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक, मतलब थायराइड क्या बीएमआर को संभालता है ना, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। तो अगर किसी का थायराइड बहुत ज्यादा पहले से एक्टिव रहता है तो ऑब्वियसली वो जितना भी खा ले उसको वो खाना लगता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खाने के बाद भी वह पतले रहते हैं, तो उनका बीएमआर हो सकता है हाई रेंज में हो। एंड वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कम खाते हैं, या फिर मतलब कम खाने के बाद भी उनका वेट बना रहता है, या फिर ज्यादा हो मतलब फिर भी बढ़ता है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म या उनका बीएमआर कम होता है इसलिए। तो मेटाबॉलिक में बात करते हैं, इंक्रीज बीएमआर डिक्रीज। लिपिड की बात करते हैं, तो ये जितना भी देखो, अब जैसे लिपिड है, हाइपर में क्या होगा, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, क्यों, क्योंकि हाइपर में यूज हो रहा है। हाइपर थायराइडिज्म, थायराइड एक तरह से ना जो क्या बोलते हैं, एक भट्टी चलाता है अपने पूरे एक ह्यूमन बॉडी, वो एक भट्टी की तरह है। अब इस भट्टी में अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अच्छा खासा खाना खाया, एंड वो खाना पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया, यानी कि भट्टी अच्छे से जल रही है। भट्टी कैसे काम करती है भाई, आप उसमें लकड़ी डालते हो, एंड जितनी ज्यादा लकड़ी, अच्छी लकड़ी डालोगे, उस पर जितना फ्यूल डालोगे वो उतना ज्यादा जलेगी, जितना ज्यादा जलेगी तो आपका फ्यूल तो उतना खत्म होते चल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड जलना मतलब जो हीट है वो उतनी ज्यादा जनरेट होगी। इतना सिंपल कंसेप्ट है, एक भट्टी की तरह सोचेंगे तो अपना ह्यूमन बॉडी भी एक भट्टी है। तो अब अगर हाइपर थायराइडिज्म है
तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो गया, आपकी भट्टी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो गई है, ओवरराइड हो गई है बहुत ज्यादा, आप मतलब जो आग है वो बहुत तेज है, तो ऑब्वियसली अब जो भी फ्यूल होगा, जैसे कि आप लिपिड खा रहे हो या आपके बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल लिपिड है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा तो डिक्रीज होंगे। हाइपो में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, टूटेंगे ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड ग्लूकोनेजन से हाइपरग्लाइसीमिया, आपके ब्लड शुगर थोड़े बढ़ा रहेगा, क्योंकि भट्टी में यूज हो रहा है ना, ग्लाइकोजन नहीं बना रहा, मसल वैसे स्टोर नहीं कर रहा, आप फैट में मतलब फैट ग्लाइकोजन एंड देन फैट सेल्स उसको कन्वर्ट कर रही है, फैट हो रहा है एडिपोज टिश्यू में, ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, सीधा सिंपल सा भट्टी एकदम जलते जा रही है, तो हाइपर ग्लाइसीमिया, यहाँ पे हाइपो हो रहा है सीवियर मिक्सडीमा में। प्रोटीन में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड वेस्टिंग की भाई, अगर बहुत ज्यादा आपकी भट्टी बहुत ज्यादा एक्ट करेगी तो क्या होगा कि भाई अब वो प्रोटीन मसल प्रोटीन्स को भी तोड़ने लगेगी, वेस्ट हो जाएंगे, अब सूखे से हो जाएंगे एकदम। और यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड वेट गेन एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स। हाँ, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं अब, क्योंकि आपकी भट्टी में आग लगती है, आग लगी है मतलब आप मान लो अब एकदम गर्मी वाले इलाके में, तो क्या होगा, या बुखार होता है तो बुखार में क्या होता है, वही सब चीजें, हार्ट रेट बढ़ा मिलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज रहेगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज्ड, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, एरिथमिया, एंजाइना, ये सब चीजें, यहीं पे उसका सब कुछ उल्टा, डिक्रीज हार्ट, किसमें, हाइपो में, हाइपोथायराइडिज्म में, डिक्रीज हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट लो, आउटपुट कार्डियक फेलियर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। सीएनएस में की बात करते हैं तो नर्वसनेस, एंजाइटी, इसमें लिथार्जी, मेंटल रिटार्डेशन एंड क्रेटिनिज्म। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे वीकनेस, मसल फटीग, इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाइपर कैल्सीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब होगा, यहाँ पे स्टिफनेस एंड मसल फटीग हो रहा है। जीआईटी में इंक्रीज एपेटाइट, डायरिया, यहाँ पे डिक्रीज एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, मतलब सब कुछ देखो, एक कोई एक चीज याद रखो, उसका उल्टा तुमको पता रहेगा कि भाई हो क्या रहा है। हाँ, बस कुछ टर्म्स हैं वो तुमको एक बार पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे। जैसे हेमेटोपोइटिक सिस्टम में एनीमिया हो रहा है, क्यों, क्योंकि इंक्रीज आरबीसी टर्नओवर, कि भाई अब आरबीसी मतलब आरबीसी में भी आयरन होता है, ये सब होता है, तो सब यूटिलाइज कर रहा है या फिर एक्सट्रीट आउट हो रहा है, जितनी भी चीजें, भट्टी है जलते जा रही है। अब यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म में एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी, यहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन, तो दोनों में ही एनीमिया हो रहा है, पर फर्क क्या है, इंक्रीज आरबीसी टर्नओवर, आरबीसी बहुत जल्दी अ, जैसे आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 नहीं होती है, प्लेटलेट की होती है क्या, कि डब्ल्यूबीसी होती है यार, मैं उसका लाइफ स्पैन भूल गया आरबीसी का, तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो गई है, ऐसा है, क्योंकि आग लगी हुई है, यही सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे एनीमिया क्या हो रहा है भाई हाइपो में, कि भाई आरबीसी प्रोडक्शन क्यों कम ही हो गई है। हम्म and ये नॉर्मोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपो, ये सब तो बात की बात है, पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माल मटेरियल ही उतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया, आलसी है भाई आपका शरीर, हाइपोथायरॉयडिज्म में थोड़ा सा आलसी टाइप का शरीर है। खून कौन बनाए, क्यों बनाए खून, वैसा चल रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होगी, डिक्रीज फर्टिलिटी, यहाँ पे भी, यहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो गया, मेनोरेजिया, इनफर्टिलिटी, डिक्रीज लिबिडो, इम्पोटेंस, ओलिगोस्पर्मिया, आईज एंड फेस में लिड रिट्रैक्शन, पेरिऑर्बिटल एडीमा, एक्सोप्थेल्मोस, एक्सोप्थेल्मोस में से आंखें बाहर आ जाती है जो, एंड इसमें हाइपो में पफी फेस, लार्ज टंग, मैक्रोग्लोसिस बोलते हैं। स्किन एंड अपेंडेजेस में वार्म मॉइस्ट स्किन, हीट इंटॉलरेंस, ये आपने पता ही होगा हीट इंटॉलरेंस के बारे में, तो फाइन थिन हेयर, फिर इसमें पेल ड्राई स्किन, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, कोल्ड ठंडी नहीं सह पाते भाई हाइपोथायरॉयडिज्म वाले। ठीक है, सिंथेसिस क्या होती है थायराइड हार्मोन्स की, तो अभी सिंथेसिस अगर आपको याद है हो जाएगी, 5 जो स्टेप्स होते हैं, तो ये सिंथेसिस से ही आप इसकी ड्रग्स को भी याद कर लोगे कि भाई किस में कौन सी ड्रग यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आयोडीन को ट्रैप करना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड आयंस इनटू फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, ये फॉलिकुलर सेल जो होते हैं ये थायराइड के ये आयोडीन को ट्रैप करते हैं आपकी, मतलब आप जो भी आयोडाइड सॉल्ट खाते हो ना, टू बी स्पेसिफिक, तो ये आयोडीन उससे कैच करते हैं। ठीक है, टेक्स प्लेस बाय बेसमेंट सोडियम आयोडाइड इम्पोर्टर, ये सबसे ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन, ये इसका ना यार इतना फिजियो को पढ़ाने बैठ जाऊँ मतलब, अ, ये देखो 1 2 ये 3 4, ये 3 ये 4, तो ये तो मतलब वो बता रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्या यूज करना है। पर ये यहाँ पे क्या, आयोडीन आयोडीन को अपन ने ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद क्या किया उसके, अपन ने
क्या बोलते हैं, कन्वर्ट किया, क्या किया इसने, आयो ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन बाय परऑक्सीडेज एंजाइम, कि भाई ये आयोडाइड आयन पे अपन ने इसको घेरा था, ठीक, आई माइनस से अभी आई में बदला, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर दिया गया। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस। लॉस का मतलब क्या हो गया, आपने ये नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको आपने लॉस किया। तो अब आप आयोडीन बन गए, सिर्फ आयोडीन कंबाइन विद टायरोसिन, टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म मोनोआयोडोथायरोनिन एंड डाइआयोडो, MIT एंड DIT आपका बनता है। आयोडीन, आयोडाइड फॉर्म पे आपने इसे ट्रैप किया, आयोडाइड फॉर्म को ट्रैप करने के बाद उसे ऑक्सीडाइज करके वो आयोडीन पे बना। आयोडीन को फिर आपने टायरोसिन रेसिड्यूज के साथ आपने कंबाइन किया और उससे आपको या तो MIT यानी मोनो आइडोथायरोनिन मिला, वो टायरोसिन मिला मोनो आइडोटायरोसिन, नहीं तो डाई आइडोटायरोसिन। टायरोसिन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है टायरोसिन है। फिर कपलिंग, कपलिंग में क्या हो जाता है, फाइनल स्टेप है सिंथेसिस का। तो सिंथेसिस में सिंपल से क्या हो रहा है कि जैसे एक मोनो, ठीक है, और एक डाई आइडो टायरोसिन अगर मिलते हैं तो T3 का फॉर्म होगा, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन फॉर्म होगा। और अगर दो DIT मिलते हैं तो T4 फॉर्म होगा। यही सिंपल सी चीज है। फिर हार्मोन रिलीज की बात करते हैं, रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन टेक्स प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, involves endocytosis and proteolysis of iodinated thyroglobulin result in पेरिफेरल कन्वर्जन T4 से T3। T4 क्या है, स्टोरेज फॉर्म है, और वो एक्टिव का इसमें किसमें होता है, T3। तो मोस्ट ऑफ द हार्मोन रिलीज फ्रॉम थायराइड इज T4 विच इज लेस पोटेंट इन T3, कन्वर्जन T4 टू T3। और ये कन्वर्जन होता का है, T4 से T3 कन्वर्ट का होता है मेनली लिवर और किडनीज में जाके। पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 इज इनहिबिटेड बाय प्रोपाइल थायरोसिल, आयोपेनोइक एसिड, प्रोप्रानोलॉल एंड ग्लूटामेट से अपन इसे इनहिबिट करते हैं। बाकी ये एक बार तुम खुद पढ़ सकते हो, इतना तो तुमको आता है यार, इतनी चीजें तो अब तुमको, मतलब थायराइड तुमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो बहुत ज्यादा अलग से कुछ हो। एक मिनट, कुछ नोटिस आया है। अब कहाँ आ गए अपन, मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं ऑफ थायराइड हार्मोन सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेरॉइड। वही स्टेरॉइड हार्मोन्स, और अपन ने सब कुछ देखे ही थे ना कि ये क्या, T3 एंड T4 एंटर द सेल वेयर T4 इज कन्वर्टेड T3, T3 कंबाइंस विद न्यूक्लियर रिसेप्टर, एक्टिवेशन डिफरेंट जीन, सिंथेसिस डिफरेंट प्रोटीन, डाइवर्स इफेक्ट, ये सब शो होगा। प्रिपरेशन क्या होती है, तो लीवोथायरॉक्सिन सोडियम T4 टैबलेट्स एंड पेरेंटल प्रिपरेशन के नाम से, ठीक है। लीवोथायरॉक्सिन डायरेक्ट अपन T4 दे सकते हैं। लियोथायरोनिन T3 ओरल टैबलेट, पेरेंटल प्रिपरेशन, नॉट कॉमनली अवेलेबल क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है। तो बहुत, अगर आपका डोज हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो इफेक्ट बहुत एकदम सीरियस इफेक्ट भी आपको देखने पड़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ T4 टू T3, तो ये 4:1 की इसमें टैबलेट आती है, T4 T3 कॉम्बिनेशन। तो ये ध्यान रख सकते हो, 4:1 वाला हिसाब किताब। और एक लीवोथायरॉक्सिन सोडियम या सोडियम लीवोथायरॉक्सिन के नाम से भी आपको ये ड्रग मिल सकेगी, क्योंकि T4 होती है। फिर थेरेपेटिक यूजेस क्या है इसके, भाई क्रेटिनिज्म मिक्सिडीमा में यूज करना है अपन। क्रेटिनिज्म ट्रीटमेंट न्यूबॉर्न शुड बी पॉसिबल कॉग्निटिव रिप्लेसमेंट, भाई जितने जल्दी बच्चा पैदा हो उतने जल्दी उसको ट्रीट कर लो। रिप्लेसमेंट पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज शुड बी, अब अगर आप एल्डरली कोई पेशेंट है जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है, तो ऑब्वियसली आप उसको लो डोज ऑफ लीवोथायरोक्सिन सोडियम सिगी 12.5 to 25 माइक्रोग्राम से आप उसको डेली स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली इंक्रीज टू प्रिवेंट प्रिसिपिटेशन ऑफ इस्चीमा एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंड धीरे धीरे आप उसे बढ़ाएंगे। इन यंग अडल्ट्स विद हाइपर, इस पे इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि है कुछ। मिक्सिडीमा कोमा, मिक्सिडीमा कोमा ये थोड़ा सा एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। कॉमनली इन यूजुअली कॉमन इन लॉन्ग स्टैंडिंग अनट्रीटेड मिक्सिडीमा केसेस, कि भाई मिक्सिडीमा काफ़ी टाइम से था तो वो कोमा ही में बदल गया, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है वो अपने आप में, यूजुअली प्रेसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शन और अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस। क्लिनिकल के फीचर्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे करोगे, हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया और एप्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन विद कोमा। कोमा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस थायराइड सर्जरी, रिप्लेसमेंट थेरेपी विद पुअर कंप्लायंस, एस्टिमेशन प्लाज्मा लेवल ऑफ T3 T4 TSH, ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर विदाउट वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में सीधे ट्रीटमेंट चालू करो आपको अगर डाउट हो रहा है तो। ट्रीटमेंट क्या है इसमें, वही T4 लीवोथायरोक्सिन आईवी से, आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, जो कि आपको मतलब इन्फ्लेमेशन ये सब घटाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड।
करेक्शन ऑफ हाइपोथर्मिया बाय वार्मिंग द पेशेंट, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वेंटिलेटरी सपोर्ट में भी रिक्वायर्ड, एंटीबायोटिक्स ये सब लग सकते हैं, एंटीबायोटिक भी लग सकते हैं अगर इन्फेक्शन के थ्रू होता है तो इन्फेक्शन की वजह से। बेनाइन थायराइड नोड्यूल, सम केसेस थेरेपी विद T4 suppresses TSH levels। थायराइड कार्सिनोमा, कार्सिनोमा तो ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रही है चलिए कि भाई कैंसर हो गया, हाइपर पर पहुंच गए भाई एकदम से, सब कुछ ही एकदम वही हो गया ना, हाइपर थायराइडिज्म हो गया आपको, उसी सिम्टम्स हो रहे हैं। सप्रेस TSH एंड प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ये सब तो ठीक है। एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये क्या करेंगे भाई, ये थायराइड हार्मोन को बनने ही नहीं देंगे। थायोमाइड डेरिवेटिव्स, प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथिमेजोल, कार्बिमेजोल, ठीक है, ये प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमेजोल, कार्बामेजोल, ये तीन ड्रग्स तो आपको रटी मतलब ये थायराइड वाला आपको रटा होना चाहिए एंटी थायराइड हार्मोन्स के जो क्लासिफिकेशन है, थायराइड इनहिबिटर्स खासकर, बाकी फिर इंसुलिन इंसुलिन बाद में। हम्म, ठीक है। इनहिबिटर्स ऑफ आयोडी आयोडाइड ट्रैपिंग, एक है कि आपने आयोडीन आयोडीन से आयोडाइड, वो मतलब क्या हो रहा था, आयोडाइड को ट्रैप किया जा रहा था, आयोडाइड ट्रैप नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, तो थायोसाइनेट पर क्लोरेट्स ये काम करते हैं। फिर हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटर्स कौन से हो गए, जो कि हार्मोन का रिलीज नहीं होने देंगे, आयोडीन खुद हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा, ऑर्गेनिक आयोडाइड, आयोडाइड सोडियम एंड पोटेशियम। थायराइड डिस्ट्रॉइंग एजेंट, मतलब रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दोगे तो भाई थायराइड ही डिस्ट्रॉय हो रही है आपकी। अदर्स में प्रोप्रानोलॉल, एटेनोलॉल, टिल्टियाजम एंड टेक्सामेथासोन, ये सब हो गया। तो पहले तो ये क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन पहले अपन ये देख ही लेते हैं फटाक से, आई थिंक थोड़ा सा ही है, मेन तो अपने को इस पे फोकस करना है थोड़ा सा। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस या थायराइड स्टॉर्म के नाम से क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है काफी जगहों पे। हाँ भाई मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं बाद में, देखो अभी खत्म कर दो जैसे जैसे। सेकेंड यार, फिर भी अपन जल्दी जल्दी देखते हैं थायोमाइड्स, नहीं तो फिर इसको कल देखेंगे। एंटी थायराइड ड्रग्स को काम करते हैं, इसको कल देखते हैं एंटी थायराइड, ठीक है। अभी तो ये चीज़ हो गई है, तो अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका आगे का, पूरा एंडोक्राइन अपन को निपटाना है, 2 3 या 4 लेक्चर्स में आई थिंक होपफुली निपट जाएगा, तो कल और परसों 2 2 लेक्चर्स एक दिन पे आ सकते हैं, हो सकता है। एंड फिर उसके बाद कीमोथेरेपी बचेगा, तो तब तक के लिए भाई बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं।